हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर डिस्कस करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स क्लासेस आपको पता है वो यहाँ पे मिलती हैं आपको, जिसमें हम डेली आज के न्यूज़पेपर्स में जितने भी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जो लोग भी डेली क्लासेस देख रहे हैं उनको पता है कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित या कोई समझौता भारत ने किया होता है या कोई सैन्य अभ्यास हमने किया होता है किसी कंट्री के साथ, तो हम सब यहाँ पे इनको 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, पहला आर्टिकल हमारा है 82 कलाकारों को जो एक विशेष तरीके का यहाँ पे पुरस्कार दिए जाने वाला, जिसका नाम क्या रखा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। बिस्मिल्लाह खां को आई होप सारे लोग जानते होंगे। शहनाई वादक है, काशी में जन्मे और काशी में ही वहीं पर रहे। काशी को लेकर उनकी भावनाएं अलग थी, भले ही वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, लेकिन जो है काशी में जो मंदिर हैं, विश्वनाथ मंदिर हैं, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा आस्थावान थे। और बोला जाता है कि जहाँ जैसे काशी को छोड़कर कभी भी कहीं भी जाते थे कोई प्रोग्राम करने के लिए, तो पहले जो है एक तरीके से 10 मिनट या 15 मिनट एक प्रोग्राम एक तरीके से या जो है 10 मिनट बजाते थे शहनाई जो है काशी की तरफ मुँह करके। तो यहाँ पर जो है उन्हीं के नाम पर जो है एक तरीके से अवार्ड या पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना, नाम याद रखना है कि भाई में नाम क्या है पुरस्कार का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। जैसे भारत रत्न होता है तो इसके अंदर इसके आगे जो है कई बार जो आपको नाम लिख कर दिखाई देगा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ठीक है, इसमें जो है लगभग 25,000 रुपये एक व्यक्ति को दिए जाते हैं जो भी शामिल इसमें जो है चयनित होता है। और प्रशस्ति पत्र आपको पता है दिया जाता है, लेकिन एक तरीके का उसमें वस्त्र भी दिया जाता है। एक अपने आप में अनोखी चीज़ है कि एक वस्त्र भी दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ देखेंगे। यहाँ पे समारोह स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर स्थान यहाँ पर होने वाला है, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाने वाला है 22 नवंबर को। समारोह की अध्यक्षता कौन करेंगे, समारोह की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो क्या है गीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। और दूसरे जो पर्सन हैं श्रीमती उमा नंदूरी जो है संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, तो दो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। पहली व्यक्ति है डॉक्टर संध्या पुरेचा, दूसरी व्यक्ति है श्रीमती जो है उमा नंदूरी। ये याद रखना है। अगर बात करें पुरस्कार प्रदान करता कौन है, अब कोई संस्थान तो पैसे दे रही होगी, पुरस्कार दे रही होगी, तो यहाँ पे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो हैं, संस्कृति संबंधित हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ये पुरस्कार प्रदान करता है, पुरस्कार इनको देने वाले हैं। अगर बात करें हम इस पुरस्कार की कि भाई ये पुरस्कार कब शुरू हुआ, इसमें कितने दिए जाएंगे, तो पैसे आपको पता है 25,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और जो है एक वस्त्र दिया जाएगा, उसका नाम बता दूंगी। तो स्थापना 2006 में जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा, तो 2006 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शुरू किया गया था। हर साल जो है नंबर वैरी करता है। इस बार जो है 82 कलाकारों को दिया जाना है। किन किन क्षेत्रों में, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटक हो गया, लोक हो गया, आपका आदिवासी कला या फिर जो है कठपुतली कला, इनमें से कोई व्यक्ति किसी भी कला से संबंधित है तो उसको जो है हर साल यहाँ पर दिया जाता है 25,000 रुपये, एक पट्टिका और एक अंग वस्त्रम, तो पट्टिका 25,000 रुपये और अंग वस्त्रम। ठीक है, ये जो है चीज़ें दी जाने वाली हैं। अगला आर्टिकल हमारा है 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव। फाल्कन पक्षी के बारे में सुना होगा, प्रवासी पक्षी है, बाहर से ट्रैवल करके यहाँ पे जो है आपको आसाम में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है 1 दिवसीय प्रोग्राम मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके प्रवासी पक्षियों के बारे में। कई बार जो है लोग समझते नहीं हैं और उनका शिकार कर देते। कोई अपना घर जो है हज़ारों मील दूर छोड़ करके यहाँ पे अपनी सुरक्षा को लेकर के आए हैं कि ठंड का मौसम है, चलो सर्वाइव कर जाते हैं, और यहाँ पे लोग शिकार करते हैं। शिकार करने के अलावा और भी रीजन्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 9वां है अमूर फाल्कन महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाएगा, मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मनाया जाएगा। आयोजन करता है जिला प्रशासन और भी संस्थान, यहाँ पे जितने भी मणिपुर के हैं सारे, वन विभाग हो गया, रेन फॉरेस्ट क्लब हो गया, तो वहाँ के 3-4 संस्थान हैं वो मिल करके यहाँ पे मनाएंगे। उद्देश्य आपको बताया मैंने, प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जागरूक करना। यहाँ पे होता क्या है, मेले वगैरह होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से जो है जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करें अमूर फाल्कन्स के बारे में, जो पक्षी है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी हमारे लिए है।
तो शिकारी पक्षी है, ठीक है, शिकारी पक्षी है। स्थानीय नाम मतलब मणिपुर में इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो हम इसको फाल्कन्स बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो है कहू आई पुइना, कहू आई पुइना जो है इसका स्थानीय नाम है। नागालैंड में जो है इसको बोलते हैं मोलूलेम, मोलूलेम। ये देखो कुछ बाज की तरह दिखने वाला है। तो मणिपुर में बोलते हैं कहू आई पुइमा और जो है नागालैंड में बोलते हैं मोलूलेम। प्रवासी पक्षी कहाँ का है, कहाँ कहाँ प्रवास करता है, मतलब कहाँ कहाँ जाता है, उत्तरी चीन में भी जाता है, पूर्वी मंगोलिया में भी आपको मिल जाएगा, पूर्वी रूस में भी मिल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और भारत, इन जगहों पर जो है ये पक्षी मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मनाया गया है आयोजन, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में जो है ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, 1 दिन का है। प्रवासी पक्षी जो हमारा है, क्या नाम है उसका, अमूर फाल्कन, ये महोत्सव का नाम है अमूर फाल्कन महोत्सव। पक्षी जो है वो फाल्कन है, जिसको मणिपुर में जो है कहू आई पुइना बोलते हैं और नागालैंड में जो है मोलूलेम, ठीक है, समझ में आया इतना। अगला आर्टिकल हमारा है आर्मेनिया जो है शामिल हुआ है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपको यकीन नहीं होगा, नाम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, लेकिन इसको शुरू किया था भारत ने और फ्रांस ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पे शुरू किया था कि सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं उनसे संबंधित हम संगठन बनाते हैं, क्योंकि जो है एक तरीके से ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। इससे जो एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो बिजली उत्पन्न होती है, वो बहुत ज़्यादा हद तक ऐसा है कि प्रदूषण इससे कुछ नहीं होता है, CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है। इसलिए संगठन बनाया था ताकि हम जो है इसको इस्तेमाल कर पाएँ या इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ पाएँ। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आर्मेनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 104वां पूर्ण सदस्य बना है, मतलब जो है 2015 में भारत और फ्रांस ने शुरू किया और आज के समय 2024 में, ठीक है, तो जोड़े तो लगभग 9 सालों में इन्होंने 108 देशों को जो है इस संगठन से जोड़ा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध बनाना। देखो अब कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब विषुवत रेखा ये हमारी होगी 0 डिग्री, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो देश है उनको ये बताना कि भाई अच्छी खासी लोकेशन पर है, यहाँ पर जो है सोलर लाइट या सूर्य की जो रोशनी है पर्याप्त मात्रा में आपको मिलती है। तो अगर आप जो है सोलर पैनल्स या जो है इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहें तो अच्छी खासी मात्रा में जो है क्या है एनर्जी का उत्पादन कर सकते हो, साथ ही बिजली का उत्पादन भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है इसको बनाया गया था। साथ में अगर बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो जाहिर सी बात है भारत ने शुरू किया है, तो कहाँ पर है, गुरुग्राम या गुड़गांव बोल सकते हो, हरियाणा में है। महानिदेशक कौन है, अभी डॉक्टर अजय माथुर है। अध्यक्ष कौन है, भारत, सह अध्यक्ष है फ्रांस। एक जो नई इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जो सोलर पैनल्स होते हैं जो सूर्य की रोशनी को है जो इलेक्ट्रिक या विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, उससे संबंधित एक बहुत बड़ी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि खेतों में लगाते हैं कि 2 एकड़ में 10 एकड़ में जो है सोलर पैनल्स लगा दिए, लेकिन उनकी एक लाइफ होती है कि 2 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे, उसके बाद जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने के बाद जो वो वहीं पड़े हुए हैं उनका जो है कोई निपटान नहीं किया जा रहा है। तो एक समस्या ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद जैसे हम प्लास्टिक पोल्यूशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, वैसे ही सोलर पैनल्स के पोल्यूशन को हम ना संभाल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। क्या नाम है इसका, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस। सहकारिता का मतलब क्या होता है, अलग अलग देशों के साथ जो है हम अच्छे से मिलजुल के काम करेंगे। सहकारिता वर्ष 2025 को उन्होंने बोला कि हम सहकारिता वर्ष के रूप में इसको मनाएंगे, ताकि जो है सारे देशों के साथ मिलजुल करके अच्छे कामों के लिए हम जो आगे ले जाए। जैसे आजकल क्या है, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहा है, रूस जो है यूक्रेन लड़ रहा है, अभी तो जो है वहाँ पे जो इलेक्शन हो गए हैं US में, उसके बाद तो अलग ही तरह की खबरें चल रही कि यहाँ पे आक्रमण कर दिया, यहाँ पे बम छोड़ दिया, यहाँ पे मिसाइल छोड़ दिया, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी ना हो और जो है हम खासकर भारत जो है अलग अलग देशों के साथ अच्छे संबंध बना पाए, इसके लिए इसको शुरू किया है। तो यहाँ पर देखें, बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो गठबंधन है, जिसको हम शॉर्ट में ICA बोलते हैं, कि वैश्विक सम्मेलन में इसका शुभारंभ होगा। सम्मेलन का जो है विषय
जैसे हम कोई भी सम्मेलन मनाते हैं या फिर कोई डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी एक थीम होती है या विषय होता है। तो देखो विषय क्या है, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लिखी हुई। देखो सहकारिता मतलब क्या है, मिलजुल कर काम करना। हो सकता है कि एक व्यक्ति कोई काम जो है ढंग से ना कर पाए, 4 व्यक्ति 2 व्यक्ति जो है उस काम को अगर करे तो अच्छा हो सकता है। जैसे आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक लकड़ी या एक गन्ने का टुकड़ा है, उसको आप तोड़ देंगे, 4 या 10 करेंगे तो आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे चला जा रहा है। मेजबान देश कौन है, कौन कौन से देश यहाँ पे शामिल होने वाले हैं? तो आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की भारत पहली बार जो है यहाँ पर एक तरीके से मेजबानी कर रहा है। आयोजन है 25 से 30 नवंबर नई दिल्ली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन या गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1895 में हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो ये सहकारिता वर्ष घोषित किया है। साथ में जो आयोजन होने वाला है 25 से 30 नवंबर को होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, मेजबान देश कौन है? मेजबान देश जो है भारत है और दिल्ली में ये प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल है इक्वाडोर से संबंधित। यहाँ पे जो एक तरीके से सूखे की चपेट में देश आया हुआ है। रीज़न क्या है, यहाँ पे जो है बहुत सारे जंगल जो है जल गए हैं और लगभग 120 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये देश जो है लगातार जल रहा है। तो बहुत सारे जलाशय या फिर जो नदियां हैं या जो जंगल वगैरह एरिया बहुत सूखे के चपेट में आग, जाहिर सी बात है कहीं पर आग लगेगी तो जो है प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। तो वहाँ पे सूखा भी पड़ रहा है, खाद्य की समस्या भी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे आ रही है। इक्वाडोर जो है एक अमेरिकी देश है, साउथ अमेरिकी देश है। आपने जो है पेरू के बारे में सुना होगा, तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर इसलिए है क्योंकि जो है हमारी जो विषुवत रेखा होती है उसके पास अवस्थित है। ठीक है, तो इससे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे कि आखिर चर्चा में क्यों है। तो आपातकाल की घोषणा यहाँ पे की गई है। कौन सा? जल आपातकाल, क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है भीषण सूखे और जंगल में लगी आग के कारण। आपको लगेगा हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है, लेकिन ये साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये जो है नीचे है। ठीक है, साउथ अमेरिका का देश है। तो यहाँ पे जो है अभी गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पे आग लगी है, सूखा पड़ा हुआ है। कितने समय? 60 दिन के लिए लगाया गया है, क्योंकि पिछले 120 दिनों से ऑलरेडी ये समस्या को झेल रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों की बात करें तो 2 हैं, अजुवे और लोजा। अजुवे और लोजा जो है 2 प्रांत हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। माना जा रहा है कि लगभग जो है 12 से 13 यहाँ पे जो है 12 से 13 जो है यहाँ पे एक्टिव जो जंगल होते हैं यहाँ पे वो सारे जल चुके हैं। ठीक है, इक्वाडोर की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी राज्य है, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। ये रहा इक्वाडोर, ऊपर मिलेगा नॉर्थ में जो है कोलंबिया, और जो है पश्चिम और दक्षिण में पेरू में मिल जाएगा पेरू। और यहाँ पे जो इस तरफ जो है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा। पनामा नहर जो है आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में। तो जो है इसके नॉर्थ में ऊपर जो है पनामा नहर है, यहाँ पे जो है कोस्टा रिका है। ठीक है, तो स्थिति की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश है ये। राजधानी है क्वेटो और मुद्रा यहाँ पे अमेरिकी डॉलर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी अवस्थिति है इसकी। अब बात करेंगे हम हरित हाइड्रोजन समझौते के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ ले कि भाई हरित हाइड्रोजन क्या होता है। हरित हाइड्रोजन एक तरीके से ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसको बनाने पर जो है कार्बन का उत्सर्जन जो है बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल कम मात्रा में होता है। यहाँ पे होता ये है कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है प्रवाहित किया जाता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो है प्रवाहित की जाती है, तो उसके बाद जो हाइड्रोजन बनता है उसको बोलते हैं हरित हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यही कि इसके उत्पादन से लगभग 80 टन कार्बन CO2, 80 टन CO2 के जो है एमिशन को हम जो है रोक सकते हैं जितना भी हम उत्पादन करेंगे। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है ये। ठीक है, जैसे हम कोई भी अभी गैस यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए या ऊर्जा के लिए, उसमें से कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम जो हमारा है, सेकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या है शेकी, और H2 ग्लोबल शिफ्टिंग के बीच जो है ये समझौता हुआ है। कौन सा समझौता? हरित हाइड्रोजन समझौता। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा
ब्राउन फील्ड, हरित हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन चीज़ें समय समय पर आती रहती है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देना। अभी जो है हमें पता है कि हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो CO2 जो है एमिशन जो है कम होगा, लेकिन इसको बहुत बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। भारत सौर ऊर्जा निगम जो हमारा है, जिसको बोलते हैं सेकी, उसके बारे में बात करें तो अक्षय ऊर्जा मतलब ऐसी एनर्जी का उत्पादन करने में जिससे जो है अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसे कोयला है, कोयला एक समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो अक्षय ऊर्जा का ही तरीके से स्रोत है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगी। और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे वातावरण में रहेगा ही, इसलिए वो भी अक्षय ऊर्जा के विकास और विस्तार के लिए समर्पित है। ये संस्थान 2011 में गैर लाभकारी संस्थान के रूप में इसकी या कंपनी के रूप में स्थापना की गई थी। भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है। तो हमारा जो भारत सरकार का एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि ऐसी एनर्जी या ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर पाएँ। कोयला जो है नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोल जो है नवीकरणीय नहीं है, इनके स्रोत हैं लिमिटेड हैं, एक बार ख़त्म हो जाने के बाद आप दोबारा इनका इस्तेमाल जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब तो H2 ग्लोबल स्टिफ्टन की बात करें अगर, ये क्या है तो स्वच्छ हाइड्रोजन और अन्य कम उत्सर्जन वाले ईंधनों के लिए बाजारों को उद्भव को गति देता है। ये जर्मनी में स्थित है। तो ये ऐसे मार्केट्स को सपोर्ट करता है, नाम क्या है इसको, H2 ग्लोबल स्टिफ्टन। तो ऐसे मार्केट्स को सपोर्ट करता है जहाँ पर कम उत्सर्जन वाले ईंधन, जैसे देखो अभी बात ये है ना कि कोयला से जितनी एनर्जी निकलती है उतना हम हो सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन से या सोलर पैनल्स जो लगा के हम एनर्जी जनरेट करें उतनी ना हो पाए, हीट ना हो, उत्सर्जन ना हो, थोड़ी कम मात्रा में होती है। इसलिए जो है मार्केट्स को प्रमोट किया जा रहा है कि भले ही थोड़ा कम मात्रा में एनर्जी जो है उत्सर्जन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो है पर्यावरण के लिए अच्छा है, इसलिए यहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। अगला आर्टिकल है करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि। करीमगंज जिले को जो है यहाँ पर नाम बदल दिया गया, असम में स्थित है ये, ठीक है। पहले जो है 100 साल पहले जो है इसको इसी नाम से पुकारा जाता था, या किसी ने इसको नाम से पुकारा था, जिसका मतलब होता है एक तरीके से देवी की जगह, या देवी मतलब देवी के जन्म का स्थान, ऐसी चीज़ें जो है चल रही थी। जैसे असम कामाख्या मंदिर वगैरह आपने सुना होगा ना, वैसे तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही तो उसका नाम बदल दिया गया। ऐसे आर्टिकल्स हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं अगर किसी जगह का नाम बदला जाता है। तो बराक घाटी का जिला जो है जिसका नाम करीमगंज, आपने बहुत सुना होगा फिल्मों में इसका नाम, अब श्रीभूमि, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसको श्रीभूमि, माँ लक्ष्मी की भूमि मानते थे। मैं आपको बोला था ना कोई व्यक्ति थे, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जो जी हैं, इस भूमि को जो है 100 साल पहले उन्होंने लगभग इसको बोला था क्या, माँ लक्ष्मी की भूमि। तो इसको आप नाम बदल करके करीमगंज, मुस्लिम नाम लग रहा है इसलिए इसको बदल कर जो है श्रीभूमि के नाम पे रखा गया है। अगर बात करें असम के इतिहास की तो जो है अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले इतिहास कुछ और रहा है, उसके पहले जो है और उसके बाद अलग जो है इतिहास जो है थोड़ा अलग रहा है। तो बात करें तो प्राचीन नाम है प्राग्ञज्योतिष और कामरूप। प्राग्ञज्योतिष और कामरूप, वहाँ के लोगों के नाम भी सुनेंगे ना, कुछ ऐसे ही नाम मैच करते दिखाई देंगे। 1974 में राजधानी दिसपुर बनी। स्वतंत्रता के बाद 1974 में, इसके पूर्व क्या थी, गुवाहाटी। गुवाहाटी पहले राजधानी थी इसकी, 1974 में बदल कर जो है दिसपुर इसकी राजधानी बनाएगी। असम राज्य की सीमा जो है 7 राज्यों और 2 देशों से जो है सटी हुई है। देश कौन कौन से होंगे, भूटान और बांग्लादेश। चीन तो आएगा नहीं, म्यांमार भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ से है, भूटान और बांग्लादेश की सीमा को या विदेशी देशों को यहाँ पे टच करता है। अगर बात करें कौन कौन से राज्यों की सीमा को टच करता है तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हमारे हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। भूटान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा को ये क्या करता है, टच करता है। याद रखना है यहाँ पर किसका नाम चेंज किया गया है, करीमगंज असम में स्थित एक जिला है जिसका नाम जो है श्रीभूमि रखा गया है, ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है लगभग मतलब बहुत टाइम पहले जो इस भूमि को जो है लक्ष्मी देवी की जगह मानते थे, जिसी के आधार पर जो है इसको शायद जो है नाम रखा गया है। अगला आर्टिकल है UN के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पंजाबी रैपर जो है शुभ। अगर आप इनको जानते हैं तो UN ने जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, पंजाबी रैपर है शुभ।
उन्होंने बोला है कि इनके गाने जो है पर्यावरण से संबंधित होते हैं, लोगों को सीख देने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कई बार देखते हो ना, किसी किसी सिंगर के गाने बैन हो जाते हैं कि आपके गानों में जो है महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, या जो है सरकार के खिलाफ, या फिर कुछ जो है चीज़ें ऐसी हैं जो कि गानों में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे कामों के लिए इनको यहाँ पे पहचाना गया कि इनके गाने जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं, सामाजिक समस्याओं को सामने लेकर के आते हैं। इसलिए जो है क्या बनाया गया है इनको, UN का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है, नाम क्या है इनका, शुभ है, पंजाबी रैपर या सिंगर कह सकते हो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। देखो यहाँ पे क्या है, डिजिटल क्लाइमेट। तो ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, किसी सम्मेलन में जाकर के, यहाँ कहीं पर जाकर के लोगों को नहीं जागरूक कर रहे हैं, अपने गानों के माध्यम, डिजिटली गाने इनके कहाँ पे आते हैं, यूट्यूब में, टीवी में, यहीं पर आते हैं। तो डिजिटली जो है लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। इसलिए जो है इनको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि 9 मई 1992 को अपनाया गया था, 1994 को ये लागू हुआ है। सर्वोच्च निर्णय वाला निकाय जो है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसकी जो है बैठक होती रहती है। अभी हाल ही में आपको बताना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सी बैठक हुई है और कहाँ पर हुई है। शायद अजरबैजान बाकू में हुई है, अगर गलत है तो सही करिएगा। बाकी मुझे बताइए कि कौन से नंबर की यहाँ पे बैठक हुई है। सम्मेलन जो है 1995 में बर्लिन जर्मनी में पहला सम्मेलन इसका हुआ था। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और मैंने बता दिया 29 जो है बाकू अजरबैजान में हुआ था। मुझे लगा था कि इन्होंने यहाँ नहीं लिखा होगा, लेकिन बता दिया 29 अभी हाल ही में हुआ है अजरबैजान बाकू में। आज का अगला आर्टिकल हमारा है राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ। ज्ञान से संबंधित कुंभ जो है कहाँ पर है, राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन पुडुचेरी में, यहाँ पे या पांडुचेरी जो भी आप बोलना चाहें, पुडुचेरी में यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा, शिक्षा संस्कृति उत्थान के द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ। नॉर्मल कुंभ हमारा जो महाकुंभ हमारा है वो कहाँ पर होने वाला है, प्रयागराज में। ज्ञान कुंभ कहाँ पर हुआ है, पुडुचेरी में। सहयोगी कौन कौन से होंगे, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, दूसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा। तो कौन कौन से दो सहयोगी हैं यहाँ पे, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर 23 नवंबर को जो है वेव्स बताया था मैंने आपको, प्रसार भारती का एक नया OTT प्लेटफॉर्म। देखो नई नई चीज़ें बता देती है ना। सम्मेलन के हिस्से के रूप में 23 नवंबर को वेव्स पर एक तकनीकी सत्र आयोजित होने वाला। तो वेव्स क्या है, OTT प्लेटफॉर्म है, किसका, प्रसार भारती का। अभी गोवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा था, वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पुडुचेरी के बारे में देखते हैं। पुडुचेरी सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग जगहों पर है। अलग अलग जगहों को मिलाकर पुडुचेरी बोलते हैं। यहाँ माहे है, पुडुचेरी, कराईकल है, यनम है, ठीक है। देखो बताऊँ आपको तो पुडुचेरी, राजधानी पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये शामिल है पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम क्षेत्र, 4 क्षेत्र जो है इसमें शामिल हैं। और आप देखो इंटरेस्टिंग बात, चारों जो है अलग अलग जगह पर हैं। नाम सबका एक ही लग रहा है लेकिन चारों अलग अलग जगह पर हैं। पुडुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये पुडुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु में मिल जाएगा। केरल जो है यहाँ पर आपको माहे मिल जाएगा। यनम जो है ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। समझ में आया, ये चारों अलग अलग जगह हैं, ओके। तो ये रहे आज के हमारे सारे आर्टिकल, जिसमें हमने जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज सारी कवर कर ली। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे जिनको हमने 1 बाय 1 बहुत अच्छे से, सीरियसली और डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।